इस देश में सबसे ज्यादा अगर माताएं बहनें परेशान हैं तो ड्रग के कारण परेशान है। मेरी ड्रग के ऊपर पीआईएल चल रही है। प्रतिवर्ष 20 नए लोग गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं, 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। आजकल खूब नीले ड्रमों की चर्चा होती रहती है मारने के बाद, लेकिन हम शायद उसके जड़ में नहीं जा रहे हैं। आगरा में एक बहन ने अपने पति को मारा और मारने के बाद बाथरूम में दबा दिया। यह घटना खूब चर्चा में हुई, लेकिन किसी ने उसके रूट पे जाने की कोशिश नहीं किया। पति के साथ रहती थी, पति ड्रग एडिक्ट हो गया, उसने पुश्तैनी जमीन बेच दिया, सारे काम धाम छोड़ दिए, 2 छोटी छोटी बच्चियां, घर संभालने के लिए उस महिला ने कुछ प्राइवेट काम शुरू किया, स्कूल में कुछ काम पढ़ाना, मतलब नौकरी का काम शुरू किया कि घर चल जाए। और वो नशेड़ी उस छोटे से घर का भी सौदा तय कर दिया। वो बहन बार बार बोलती रही कि 2 बच्चों का क्या होगा, खेत तो पहले बिक चुका है, पुश्तैनी जमीन जा चुकी है, सब कुछ प्रॉपर्टी जा चुकी है, अगर ये घर भी बेच दोगे तो हम 2 बच्चियों के लिए कहां जाएंगे। लेकिन उसने उसका भी बयाना ले लिया। तो क्या करती हो, नारी अबला नहीं होती है, गुस्सा आ जाए तो फिर वो कुछ भी कर सकती है। मारा उसने, मारने के बाद दफना दिया। पति की हत्या का मूल कारण क्या है, जोर से बोलिए जरा। नशा। लोग नशा नहीं देख रहे हैं, हत्या कर दिया ये देख रहे हैं। इस देश में अगर विमेन एम्पावरमेंट हम करना चाहते हैं तो साल में 2 लाख अकाल मौत हो रही है ड्रग के कारण, इसको रोकना पड़ेगा। क्योंकि ड्रग के कारण जब अकाल मौत होती है तो बाकी लोगों पे कम असर होता है, सबसे ज्यादा असर होता है मां के ऊपर, सबसे ज्यादा असर होता है पत्नी के ऊपर। अगर पति नशेड़ी होता है तो बाकी लोग, भाई भतीजे, बाकी लोग तो सब अपनी दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन वो जिंदगी भर के लिए विधवा हो जाती है। बेटा मरता है तो सबसे ज्यादा दुख उस मां को होता है, क्योंकि उसने 9 महीने पेट में रखा हुआ है। सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है ड्रग की आ रही है, नशे की आ रही है। कहीं ना कहीं इसको आर्टिकल 47 को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। संविधान में, हमारे संविधान निर्माता देके गए हुए हैं। मैं अधिवक्ता बंधुओं से कह रहा हूं, संविधान में जो व्यवस्था दी गई है इसको लागू करने की मांग करिए। अगर दूसरी, जब संविधान 75 वर्ष पहले बन चुका और उसमें जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी की व्यवस्था दी हुई है, तो उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। मां के पेट में बेटा कितने महीने रहता है, जोर से बोलिए जरा, और बेटी 9 मंथ। ऊपर वाले ने कोई भेदभाव किया क्या? तो इसका मतलब भेदभाव कौन कर रहा है? नीचे वाले कर रहे हैं। और नीचे वाले किसके नाम पे कर रहे हैं? ऊपर वाले के नाम पे। भाई रिलीजन, मजहब कोई ऊपर वाले से नहीं, नीचे वाले ने शुरू किया ना, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार, अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार। नीचे वाले पति पत्नी में भेदभाव कर रहे हैं, बेटे बेटी में भेदभाव कर रहे हैं, माता पिता में भेदभाव कर रहे हैं, और किसके नाम पे? ऊपर वाले के नाम पे। कोई फिरकी ले रहा है। फिरकी है कि नहीं है? अरे फिरकी है। संविधान का आर्टिकल 51 क्या कहता है? 51A, फंडामेंटल ड्यूटी, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, डेवलप ह्यूमनिज्म एंड रिफॉर्म। अगर अधिवक्ता बंधु साइंटिफिक टेम्पर डेवलप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जन जन तक अपनी बात पहुंचनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं, इस देश में जो 1900 में हमने अंग्रेजों से आजादी जो पाई है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान अध्यापक और अधिवक्ता का ही रहा है। इस गुलामी की मानसिकता से बाहर लाने में भी अब सबसे पहले अधिवक्ता और अध्यापक को सामने आना पड़ेगा। अगर कोई चीज साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो रही है, भैया छोड़ दो, कुछ दिन के लिए छोड़ो। हमारा 51A कहता है साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म रिफॉर्म। इस देश में अंग्रेज आए 1872 में। एक रिलीजन के लोग गए, बोले काम करो, कानून बना दो। बोले ठीक है जी, बना देता हूं। 1872 में कौन सा कानून बना? क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में बना। उस समय संसद थी क्या हमारे देश में? यह संविधान था क्या हमारे देश में? सुप्रीम कोर्ट थी हमारे देश में? या 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट कहीं डिबेट करके बना था क्या? नहीं। जो पास्टर्स ने कहा, जो पादरियों ने कहा, वही 1872 में डाल दिया गया। और पास्टर पादरी महिला होते हैं, पुरुष होते हैं? जोर से बताइए जरा, कौन होते हैं? तो उनको जो ठीक लगा उन्होंने डलवा दिया। दूसरा कानून बना 1936 में,
पारसी मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट कहीं संसद में चर्चा होके बना क्या? कोई डिबेट हुई क्या? नहीं। और वो किसके कहने पे बना? कुछ पुरुषों के कहने पे बना दिया गया। तीसरा कानून कब बना? 1937 में। 1937 वाला जो कानून बना उसमें कोई डिस्कशन हुआ क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। शरीयत एक्ट बनाते समय भारत में संसद थी क्या? भारत में सुप्रीम कोर्ट था क्या? भारत में कोई डिबेट हुई क्या? क्या महिलाओं की ओपिनियन ली गई क्या? राय ली गई क्या? नहीं। इसीलिए 23 अगस्त 1948 को जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा हो रही थी, इस बात पे चर्चा हुई कि देखो अभी तक हमारे पास जितने फैमिली लॉ हैं ये सब बिना चर्चा किए बने हैं। कुछ ब्रिटेन में बन गए, कुछ भारत में बने, लेकिन इस पे ओपिनियन नहीं ली गई है। इसलिए बेटर होगा हम लोग आर्टिकल 44 लागू करेंगे। अगर वास्तव में जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी करना है तो आर्टिकल 44 लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताइए जरा। और पूरे देश में होना चाहिए। भाई फ्लैट नंबर 1 में रहने वाली बेटी के लिए अलग नियम कानून और फ्लैट नंबर 2 में रहने वाली बेटी के लिए अलग नियम कानून। मेंटेनेंस का फार्मूला फर्स्ट फ्लोर की बेटी के लिए अलग, सेकंड फ्लोर की बेटी के लिए अलग। उसकी गलती क्या है? अगर मेरी 4 बेटियां हैं और चारों अलग अलग विवाह करती हैं अपनी पसंद से, एक हिंदू से करती है, एक मुस्लिम से करती है, एक पारसी से करती है, एक ईसाई से करती है, जब तक वो 4 बेटियां मेरे पास हैं उनके सारे राइट समान है, कोई भेदभाव तो नहीं है ना। और शादी ना करें तो जिंदगी भर समान रहेंगे। लेकिन शादी करके जैसे वो शिफ्ट हुई उनके अलग अलग नाम नियम हो गए। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अलग हो गया, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स अलग हो गया, ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस अलग हो गया, प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस अलग हो गया, गुजारा भत्ते का फार्मूला अलग हो गया, एडॉप्शन गार्जियनशिप का फार्मूला अलग हो गया, इनहेरिटेंस का फार्मूला अलग हो गया, सक्सेशन का सिस्टम अलग हो गया। क्यों? अरे वो भारत की बेटी है ना, वो भारत की बेटी है। तो भारत की अगर बेटी है तो उसको हम किस पे, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादप गेरियसी नारी तू नारायणी यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता वाले फार्मूला पे उसको ले जाएंगे, या हम किसी विदेशी कॉन्सेप्ट के ऊपर ले जाएंगे? हमें भारत पे ले जाना है। इसलिए मैं कह रहा हूं ऊपर वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया है, सारा भेदभाव नीचे वाले करते हैं। यह अलग बात है ऊपर वाले के नाम पे करते हैं और हम उसको समझ नहीं पाते। तीसरा, तो पहला यूनिफॉर्म एजुकेशन, दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड, तीसरा यूनिफॉर्म हेल्थ केयर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, भारत वही है, मिट्टी वही है, खाद पानी वही है, आकाश भी वही है, ऐसा कौन सा हेल्थ केयर सिस्टम आ गया, ऐसी कौन सी दवाई शुरू हो गई है कि पहले 99% नॉर्मल डिलीवरी होती थी, अभी 80% सिजेरियन डिलीवरी हो रही है? क्या यह दवा बनाने वाली कंपनियों की साजिश है या बड़े बड़े जो हॉस्पिटल माफिया हैं उनकी साजिश है, या बहन बेटियों का हमारे डीएनए चेंज हो गया? अरे भैया उसका तुम पेट फाड़ रहे हो पैसे कमाने के लिए, 2 बार पेट फाड़ देते हो, कहां से आके वकालत करेगी कोर्ट में? हो जिंदगी भर के लिए तो बीमारी में चली गई, 2 बार पेट फाड़ दिया उसका। अधिवक्ता बंधुओं को इस बात पे चर्चा करना चाहिए। अब समय आ चुका है कि भारत के हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर चर्चा की जाए। ये कौन सा हेल्थ केयर है? हमारे यहां तो कहते थे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारे यहां तो बीमारी आने के पहले उसका इलाज होता था, और आज भी सिस्टम है। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। मेरे पिताजी का घुटना खराब हो गया, मैंने एम्स में दिखाया, बोले ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने आर्मल में दिखाया, बोले ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। स्कॉट फोर्टिस में दिखाया, बोले ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने रामदेव जी को फ़ोन किया, हमने कहा ऐसी ऐसी सिचुएशन है, पिताजी के घुटने में दर्द है, और बोले क्या पोजीशन है? हमने कहा सब लोग तो कह रहे हैं ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। बोले एक बार लाओ देख लेते हैं, कोशिश करते हैं, क्या पता ट्रांसप्लांट ना करना पड़े। पतंजलि ले गया 26 दिसंबर 2022 को। सुप्रीम कोर्ट खुल गई 3 जनवरी को। मैंने कहा ऐसा मैं तो जा रहा हूँ, अब क्या करना है? बोले काम करो आप तो जाओ, कोर्ट खुल गई है, पिताजी को 2-3 दिन और छोड़ दो, 10 दिन यहाँ रहने दो। पिताजी वहाँ रहे 6 जनवरी तक। उसके बाद से ठीक चल रहे, इंडियन सीट पे बैठने लग गए, गांव में रहते हैं, खेत बाड़ी देखने लग गए, और यहां दिल्ली की जो 3 सबसे बड़ी हॉस्पिटल क्या करें? ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और ट्रांसप्लांट के बाद जिंदगी भर वेस्टर्न वाले सीट पे बैठाने वाले थे, अभी इंडियन पे बैठ रहे हैं। अरे जिस हेल्थ केयर सिस्टम में हमारे यहां
महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट, महर्षि सारंगधर, महर्षि भावप्रकाश एक से एक विधा देके गए, एक से एक बीमारियों का इलाज देके गए। हम उस सिस्टम को क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? हम क्यों अपनी बहन बेटियों का पेट फाड़वा रहे हैं? और अगर हेल्थ केयर सिस्टम ऐसा हो गया कि नहीं 80-90% डिलीवरी अब सिजेरियन होगी, मारिएगा, इसको हटाइए यहां से। इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के बाद कम से कम 3 से 4 साल उस बेटी की, उस बहन की, उसकी शरीर ठीक नहीं हो पाती। हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर चर्चा करना पड़ेगा।